दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइट। एनसीईआरटी फॉर ऑल की इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं भू आकृतियों तथा उनका विकास के ऊपर। और आज जो लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है पवन निर्मित स्थलाकृतियाँ, विंड वेव्स जो लैंडफॉर्म है, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिकली विंड बेस्ड जो इरोजन होता है, जो लैंडफॉर्म से बनते हैं, वह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। बेसिकली जहाँ पर मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, वहाँ पे इन स्थल रूपों का विकास होता है। पवन स्थलाकृतियाँ सतह के ऊपर होने के कारण पवन वेग और ताप में भिन्नता के पर निर्भर करती हैं। अब इस बात को समझिए कि पवन के वेग और ताप में भिन्नता जो होती है उस पर वहाँ की स्थलाकृतियाँ कह रहा है कि निर्भर करती हैं। अब पवन का वेग, जितना पवन का वेग होगा, जिस गति से पवन चल रही होगी, जिस स्पीड से पवन चल रही होगी, उस तरीके के वहाँ पर लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगे। वैसी है तापीय भिन्नता। तापीय भिन्नता क्या है? कहीं पे बहुत अधिक ताप है या फिर बहुत अधिक जहाँ कहीं पे बारिश हो रही है, तो बारिश क्या करती है, स्थलीय क्षेत्र के जो कण हैं, इन कणों को ढीला कर देती है। फिर इसके ऊपर से कोई तेज गति से हवा प्रवाहित हो रही होती है, तो इन कणों को अपने साथ अपवाहित करके बहा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पे हमको क्या दिखते हैं, विंड लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं। इसमें जो अपवाहन होता है, बेसिकली धरातल के कणों का उठाना, एक जगह से दूसरी जगह कण उठ के जा रहे हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं अपवाहन। दूसरा होता है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है कणों का धरातलीय टकराव। जैसे कोई धरातल है, कोई सतह है, इस पे जब हवाएं टकरा रही होती हैं तो कण आपस में एक दूसरे से टकरा के क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे घर्षण कर रहे होते हैं। तीसरा होता है सन्निघर्षण। जब कोई हवा बह रही होती है, हवा के साथ क्या होते हैं, अपने कण भी होते हैं। तो ये जब कण आपस में टकरा रहे होते हैं और बड़े बड़े कण आपस में टकरा के क्या करते हैं, छोटे और महीन कणों का निर्माण करते हैं, इसी को बोलते हैं सन्निघर्षण। तो पवन अपर्दन में मुख्य रूप से पवन प्रवाह होता है, अपर्दन होता है, फिर उन्हीं कणों का क्या होने लगता है, निक्षेपण होने लगता है। तो अपर्दन में तीन क्रियाएं होती हैं। अपवाहन होता है, डिफ्लेशन, एक जगह से हवा दूसरी जगह ले जाती है, एक कण को दूसरी जगह पहुंचाती है। दूसरा होता है अपघर्षण, एब्रेशन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है, वो जो मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा, कोई सतह है, सतह के ऊपर हवा चल रही है, हवा अपने साथ कण ला रही है और यह सतह को क्या कर रही है, घर्षित कर रही है, रगड़ रही है, रगड़ के वहाँ पर क्या कर रही है, अपर्दनात्मक कार्य कर रही है। तीसरा होता है सन्निघर्षण, एट्रिशन जिसको बोलते हैं। तो वह जब कण आपस में टकरा के क्या करते हैं, महीन कणों का निर्माण करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सन्निघर्षण। अब परिवहन किस तरीके से होता है, लुढ़काकर होता है। पवन जैसे कोई भारी कण होती है, उसको यहाँ से इधर लुढ़का देती है, ठीक है, अपने साथ बहा के तो नहीं लेके जा पाती, लेकिन क्या कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह पे लुढ़का देती है। या क्या करेगी, उछाल के लेके जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से उछालते हुए लेके जाती है हवा भी। या फिर अपने साथ सस्पेंशन, लटका कर क्या करती है, हवा महीन कणों को अपने साथ लटका के धूल कणों के रूप में आगे बढ़ाती है। तो ये तीन तरीके का परिवहन होता है। और फिर जो अपरदित पदार्थ होता है उसको कहीं पर जाके क्या कर देती है, जमाव कर देती है, जिससे अलग अलग तरीके के निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपर्दनात्मक स्थल रूप। अपर्दनात्मक स्थल रूप में है, सबसे पहला है डिफ्लेशन, हॉलो जिसको बोलते हैं, अपवाहन, गर्त। अब ये क्या होती हैं, किसी सतह पर, जब यह सतह है, यहाँ पर क्या होती है, जब विंड ब्लो हो रही होती है, विंड चल रही होती है, हवा चल रही होती है, तो हवा क्या करती है, किसी रेतीले सतह से रेत को वहाँ से हटा देती है, ठीक है। यह कोई सतह है, इस सतह से इस तरीके से रेत को क्या करती है, हटा देती है इस सतह से। ये तो यहाँ पर बना देती है छोटे छोटे गर्त या छोटे छोटे गड्ढे, इस तरीके से स्थलाकृतियाँ यहाँ पे बना देती है। इसी को बोलते हैं बेसिकली क्या, वात गर्त, या जिनको बोलते हैं ब्लोआउट्स। तो ये यहाँ पे बनते हैं। तो जब ब्लोआउट्स बड़े बनने लगते हैं तो इसी को बोलते हैं गुहा या केप्स, ठीक है, इसी को गुहा या केप्स कहा जाता है। तो अपवाहन प्रक्रिया में यह प्रक्रिया होती है।
दूसरी होती है छत्रक शिला, जिसको मशरूम रॉक भी बोला जाता है। यह कैसे बनती है, जैसे कोई हवा ऐसे ब्लो कर रही होती है, कोई विंड ब्लो कर रही होती है, तो विंड क्या करती है, निचला जो क्षेत्र होता है, इस निचले क्षेत्र को अपर्दित कर देती है। ठीक है, इस निचले क्षेत्र को अपर्दित कर देती है, और लेकिन इसका जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पर अपर्दन नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे का भाग एकदम खड़ा ढाल का होने लगता है, और ऊपर इस तरीके से एक छतरी नुमा स्थलाकृति, मशरूम की तरह की स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो यह क्या होता है, इसी को बोलते हैं छत्रक शिला या मशरूम रॉक। तो कभी कभी क्या होता है, प्रतिरोधी चट्टानें ऊपरी हिस्से में मेज के भांति विस्तृत हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं अवशेष पेटिका की भांति खड़े वाले को ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। ठीक है, दूसरा होता है पेडिमेंट या पदस्थली। क्या होता है, जैसे कोई पर्वत है इस तरीके से, तो पर्वत का यह निचला भाग, ठीक है, पाद प्रदेश जिसको बोलते हैं। अगर हम हिमालय की बात करें, महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, इसके बाद भाबर के बाद जो यह भाबर वाला हिस्सा जो लग रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं हिमालय का पाद प्रदेश। ऐसे ही हर जो भी माउंटेनस रीजन होता है उसका एक अपना क्या होता है, पाद प्रदेश होता है। तो इस पाद प्रदेश में क्या होते हैं, जो नदियां आ रही होती हैं, नदियां यहाँ पर फैलाती हैं इस तरीके से जलोढ़ पंख। ठीक है, जलोढ़ पंख एलुवियल फैन से जिसको बोलते हैं। जब उस एलुवियल फैन में क्या होती हैं, हवाएं क्या करती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं, तो वहाँ से मटेरियल को हटा देती हैं। ठीक है, और दूर दूर तक उसको फैला देती हैं, तो यहीं पे बनती है पेडिमेंट। तो पेडिमेंट का जो स्थलाकृति है वह बनती है। मरुस्थलों में स्थलाकृतियों का विकास मुख्यतः पेडिमेंट और उसका विकसित रूप ही पेडिप्लेन कहलाता है। ठीक है, पर्वतों के पाद प्रदेश पे जो आप लोगों को बोला, पाद प्रदेश मीन्स वही भाबर तराई वाला जो रीजन है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है पर्वतों के एकदम नीचे जो कम ऊंचाई वाला जो भाग है, उसी को हम बोल रहे हैं पर्वतों का पाद प्रदेश। तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे ही पेडिमेंट दिख रहे हैं। तो जब पेडिमेंट क्या होते हैं, पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं, मीन्स ये पर्वतों का क्या करने लगते हैं, यहाँ से पर्वतों का और इरोजन होने लगता है, तो पर्वत पीछे हटने लगते हैं और पेडिमेंट क्या होने लगते हैं, विस्तृत होने लगते हैं। ठीक है, पर्वत इस तरीके से यहाँ तक फैले हैं अभी, तो अब आगे क्या होगा, पर्वत पीछे हटने लगेंगे। तो जैसे जैसे पर्वत पीछे हटेंगे वैसे वैसे पेडिमेंट क्या होने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे, और जब बहुत सारे पेडिमेंट मिल जाएंगे तो उसी से बनेगा वहाँ पर पेडी प्लेन। ठीक है, तो पेडी प्लेन पे वहीं पर हमको पेडी प्लेन देखने को मिलता है। अब पेडी प्लेन में क्या होगा फिर आगे चल के, जब यह जो चट्टानें हैं, ये जब चट्टानें पीछे हटने लगेंगी तो इसमें कुछ कठोर चट्टानें होंगी, जिन कठोर चट्टानों का अपर्दन नहीं हो पाएगा। तो जिनका अपर्दन नहीं हो पाएगा, इन्हीं चट्टानों को, इन्हीं को फिर जो वो जिनका जो अपर्दित नहीं हो पाते हैं, जो नुकीले क्या रहते हैं, टीले के रूप में बच जाते हैं चट्टानें, उन्हीं को बोलते हैं फिर इनसेल वर्ग। ठीक है, तो जैसे मैदानी, जब हम नदी अपर्दन की बात कर रहे थे, तो जब हम डेविस की बात करेंगे तो कैसे एक उत्थित भूखंड अल्टीमेटली संप्राय मैदान में बदल जाता है, हम इस पर आगे बात करेंगे। और जो बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जिनका अपर्दन या अपक्षय नहीं हो पाता, इन्हीं को बोलते हैं मोनेडनॉक। इन्हीं मोनेडनॉक को ही जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में, इन्हीं को यहाँ पर बोला जाता है इनसेल वर्ग। इनसेल वर्ग, ठीक है, इन्हीं को यहाँ पे क्या बोला जाता है, इनसेल वर्ग। तो हम अब इनसेल वर्ग को समझते हैं कि इनसेल वर्ग किस तरीके का है। यह बेसिकली क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है इनसेल वर्ग, जिसका अर्थ होता है द्वीप जैसा पर्वत। एक ऐसा पर्वत जो, ये देखिए विशाल मैदान दिख रहा है, इस मैदान में ऐसे छोटे छोटे द्वीप जैसे जो द्वीपनुमा आपको आकृति इस तरीके को देखने को मिल रही है, इसी को क्या बोला जाता है, इनसेल वर्ग। चारों तरफ मैदान है और कुछ ऐसे द्वीपीय आकृति हैं जिनका अपर्दन नहीं हो पाया है, तो यही क्या कहलाते हैं, इनसेल वर्ग कहलाते हैं। यह एक अलग थलग खड़ा हुआ चट्टानी पहाड़ या टीला होता है जो समतल मैदान में विशेषकर पेडिप्लेन या रेगिस्तानी सतहों के बीच स्थित रहता है।
इसका निर्माण कैसे होता है? लंबे समय तक होने वाले अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया से। जब किसी पेडिमेंट में लंबे समय तक अपरदन और अपक्षय की क्रिया घटित होती है तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से चट्टानी संरचनाएं बन रहती हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनसेल वर्ग। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एकाकी चट्टानी संरचना होती है जिसके चारों ओर क्या होते हैं? विस्तृत समतल मैदान पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट और अन्य कठोर चट्टानों से निर्मित होते हैं और कहाँ पर मिलते हैं? जो पुराने पेडिप्लेन हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाल्सन, बजादा और प्लाया। बेसिकली इनमें वाल्सन और प्लाया जो है यह अपरदनात्मक स्थल रूप हैं और जो बजादा है यह क्या है? यह निक्षेपण से बना हुआ एक स्थल रूप है। क्या होता है देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ चट्टानें हैं तो यहाँ से जब इस दोनों तरफ से क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है तो यहाँ से अपरदित मटेरियल यहाँ से इन चट्टानों को क्या कर रहा है? पीछे की तरफ ऐसे धकेल रहा है, पीछे की तरफ इनको कर रहा है इनमें अपरदन। तो यहाँ पे क्या होता है? इस बीच वाले रीजन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बीच वाले रीजन में वाल्सन उन छोटे उथले नदी घाटियों में को कहते हैं जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये घाटियाँ क्या होती हैं? सामान्यतः ढलानदार पर्वतीय क्षेत्रों में बनती हैं जहाँ बारिश के समय अस्थायी नदियाँ मिलती हैं। क्या होता है? इन धाराओं में लाई गई सामग्री घाटियों में जमकर पंखे के जैसा निर्माण करती हैं। ठीक है। तो जो यहाँ से मटेरियल लेके आ रही होती हैं नीचे की तरफ ही अपने साथ, तो यहाँ से जो इस तरीके से अपने साथ मटेरियल को लाती हैं इधर यहाँ तक इनको लेके आती हैं इस मटेरियल को। ठीक है। यहाँ से पीछे धकेल रही होती हैं ये इस तरीके से यहाँ से इस इधर, तो यहीं पर बनते हैं बजादा, सॉरी यहीं पे बनते हैं बाल्सन। तो बाल्सन यहाँ बने हैं, ये बाल्सन है और बजादा है। तो बाल्सन क्या है? ये क्षेत्र जिनका क्या हुआ है? अपरदन हुआ है। मीन्स यह जो पर्वत वाले हिस्से थे इनका यह जो अपरदित हिस्सा है यही क्या है? बाल्सन है। तो यह अपरदित मटेरियल ही जब यहाँ नीचे बिछने लगता है, इस तरीके से बिछा दिया जाता है पवन द्वारा, यही बनता है बजादा। और बजादा और बाल्सन के बीच में यहाँ पे एक क्या होती है? एक लेक बन जाती है बेसिकली, जो मोस्ट ऑफ शुष्क रहती है। लेकिन जब क्या होता है? ये वर्षा ऋतु आती है तो बारिश में क्या होता है? यहाँ पे पानी भर जाता है और यह पानी इस लेक में पानी भर जाता है जो कहलाती है फिर प्लाया लेक। मोस्टली क्या होता है? इस प्लाया लेक में बहुत अधिक गर्मी की वजह से वाष्पीकरण हो जाता है और वाष्पीकरण से क्या होता है? यहाँ से पानी हट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे यह जो क्षेत्र है यह बन जाता है रेत और कल्लर या फिर लवणीय भूमि बन जाती है यह बेसिकली। तो रेह और कल्लर जिसको बोलते हैं, अल्कलाई कलर या अल्कलाई वाटर जिसको बोलते हैं, अल्कलिक्स परत जिसको बोलते हैं, वह यहाँ पे अल्कलिक्स पर जो परत यहाँ पे देखने को मिलती है प्लाया वाले रीजन पे। तो ये बेसिकली इसमें से वाल्सन और प्लाया दोनों क्या हैं? अपरदनात्मक, और बजादा क्या है? निक्षेपण से बना हुआ स्थलाकृति है। फिर है यार्डंग। यार्डंग क्या होते हैं? मेनली एक लंबी संकरी और धारदार पहाड़ी और रेखा क्या होता है? उसका उभार पाया जाता है। अब यार्डंग में क्या होता है कि जो मुलायम चट्टानें और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो लंबवत दिशा में होती हैं। मीन्स इस तरीके से कहीं पर हमको क्या मिल रही हैं? कठोर चट्टानें मिल रही हैं, कहीं पर हमको मुलायम चट्टानें मिल रही हैं, फिर कठोर चट्टानें मिल रही हैं, फिर मुलायम चट्टानें मिल रही हैं। ठीक है। फिर कठोर चट्टानें मिल रही हैं, फिर मुलायम चट्टानें मिल रही हैं। तो जब हवा इसमें प्रवाहित होती है, तो हवा जब प्रवाहित होती है तो हवा क्या करती है? इन मुलायम चट्टानों को अपरदित कर देती है। ठीक है। मुलायम चट्टानों को यहाँ से क्या कर देगी? इनका अपरदन कर देगी और बीच में जो बचे रहेंगे, ठीक है,
तो जो बीच में इस तरीके से ये आकृतियाँ बची रहेंगी, ये जो कठोर धरातलीय स्थलाकृतियाँ हैं या जो कठोर चट्टानी स्थलाकृतियाँ हैं, यह जो बची रहती हैं, इन्हीं को बोलते हैं यार्डंग। इनका निर्माण कब होता है? जब हवा द्वारा कठोर और नरम चट्टानों के बीच भिन्न रूप से अपर्दन होता है। तो नरम चट्टानें क्या होती हैं? जल्दी से कट जाती हैं, और कठोर चट्टानें अपेक्षाकृत बची रहती हैं। तो हवा अपनी दिशा में इनको ऐसे लंबवत अपर्दन कर रहा है, आप एज यू कैन सी इन दिस फिगर एंड दिस फिगर एज वेल, कि जो यहाँ पे जो ये वाली चट्टानें थी, मुलायम चट्टानें, इनका देखिए अपर्दन हो चुका है, और जो यहाँ पर कठोर चट्टानें हैं वह हमको दिख रही हैं यहाँ पर अभी भी अस्तित्व में। इसी को बोलते हैं यार्डंग। यार्डन के जो विपरीत जो स्थलाकृति बनती है वो होती है ज्यूजेन। अब ज्यूजेन में क्या होता है? ज्यूजेन में इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें क्षैतिज रूप से चट्टानें होती हैं। कैसे होती हैं? क्षैतिज रूप में। कहीं पे हमको क्या दिखेगी? कठोर चट्टान दिखेगी इस तरीके से क्षैतिज रूप में। कहीं पर कठोर चट्टान है, कहीं पर मुलायम चट्टान है, कहीं पर कठोर चट्टान है, कहीं पर मुलायम चट्टान है। तो जब क्या होता है, इनका क्षैतिज रूप से क्षरण होता है, तो मुलायम चट्टान तो हट जाती है, तो बीच में क्या बचती हैं? कठोर चट्टानें बची रहती हैं। मुलायम चट्टानें क्या होती हैं? हट जाती हैं। तो कठोर चट्टानें जो बची रहती हैं, इन्हीं कठोर चट्टानों को ही क्षैतिज रूप से जब ये बची रहती हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप से जब ये बची रहती हैं कठोर चट्टानें, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है ज्यूजेन। तो ज्यूजेन का आकार समय के साथ या हवा की दिशा की तीव्रता के साथ बदलता रहता है, ठीक है। तो यह क्या होता है? बेसिकली अपेक्षाकृत नरम चट्टानों में तेजी से घिसाव होता है, जबकि ऊपर की जो कठोर चट्टानें हैं वह बची रहती हैं। तो इस वजह से ज्यूजेन और यार्डंग लगभग एक जैसी स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन एक में लंबवत होता है, यार्डंग में चट्टानें लंबवत होती हैं, और जो ज्यूजेन होता है उसमें चट्टानें क्षैतिज रूप से विस्तृत होती हैं। अब हमारे पास है निक्षेपणात्मक स्थल रूप। इसमें है सबसे पहले बालू के टिब्बे, ठीक है, जिनको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। अब बालू के टिब्बे क्या काम कर रहे हैं, इसको देखिए। जो सैंड ड्यून्स हैं बेसिकली शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बनने वाले प्रमुख स्थल रूप हैं, और ये हवा की जो एड्यूएशन एक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, हवा की जो क्रिया है उसकी वजह से ये हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। हवा की जो क्रिया है उस वजह से हमको यहाँ पे इनका निर्माण देखने को मिलता है। इनका निर्माण तब होता है जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टानों के अपक्षय से बनी रेत तेज हवाओं द्वारा उड़ाकर एक स्थान से क्या की जाती है, जो दूसरे स्थान पे पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके से जो जो बालू के टिब्बे बनते हैं, जिस जिस आकार के टिब्बे बनते हैं, वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ से आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है, हवाएं इस तरीके से बह रही हैं। तो हवाएं क्या होती हैं, अपने साथ यहाँ पे जो भी मटेरियल था इसको अपने साथ आगे बढ़ा के लेके जा रही हैं, ठीक है। तो बीच में रेत अधिक होती है तो इसको इतना ज़्यादा आगे नहीं पहुँचा पाती, लेकिन किनारों पे रेत क्या होती है, कम होती है, तो किनारों से रेत को आगे तक पहुँचा देती है इस तरीके से। और ये है यहाँ से हवा की इस तरफ को गति। तो हवा इस तरह इस साइड को बह रही है, तो ये अपने साथ क्या कर रही है, इस तरीके से लेके चले जा रही है मटेरियल को। तो इसी को बोलते हैं हम, जो यह स्थलाकृति हमको दिख रही है पहली स्थलाकृति, यही है बरखान, ठीक है। बरखान के विपरीत बनता है, उसको बोलते हैं बेसिकली पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है, हवा के विपरीत दिशा में। तो इसमें क्या होता है, कुछ यहाँ पे हमको वनस्पति देखने को मिलती है। तो जब हवा ऐसे चल रही होती है तो हवा के बीच में आ जाती है वनस्पति, तो यहाँ पर हवा अपर्दन नहीं कर पाती या निक्षेपण नहीं कर पाती। तो क्या करती है, इसकी वजह से यहाँ पे जो ढेर लगा है रेत का, वह इस तरीके से पीछे की तरफ लग जाता है और किनारे की तरफ इस तरीके से हवाएं। तो बरखान के उल्टे जो बनते हैं उसी को बोलते हैं बेसिकली पैराबोलिक ड्यून्स। जैसे अब बरखान आप इसमें समझिए, रेत का एक टीला होता है जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है।
यह क्या होता है बेसिकली अर्धचंद्राकार होता है। आप लोग यहाँ से देखिए कि इधर से हवा इस तरीके से विंड ब्लो हो रही है तो अपने साथ इस तरीके से एक किनारों को लेके चली जा रही है हवा। बीच में क्या है, बीच में ज़्यादा मटेरियल होने की वजह से उतना ज़्यादा यहाँ पे अपर्दन नहीं हो पाता और निक्षेपण यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है और यहाँ दूर तक निक्षेप कर रही है हवा और बीच में क्या कर रही है, अधिक रेत होने की वजह से वहीं पे कर दे रही है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है जो हमको इस पीछे की तरफ दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्लिप फेस। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ इस तरफ क्या दिख रहा है, मंद ढाल वाला रीजन दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये क्या है, तीव्र ढाल वाला रीजन जिसको क्या कह रहे हैं, स्लिप फेस। इसी के विपरीत क्या होता है, इसी के विपरीत नहीं बल्कि इसी से लगता हुआ एक दूसरी स्थलाकृति होती है सीफ। तो सीफ क्या होती है, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो इसकी एक भुजा क्या होती है, आगे बढ़ जाती है और दूसरी भुजा वहीं पर बनी रहती है इस तरीके से। अब जैसे आप बरखान को देखिए, बरखान वाले फिगर को समझिए, इसमें क्या है, इसमें हवा बराबर चल रही है दोनों दिशाओं को, तो इसलिए ये दोनों दिशाओं में इसके हॉर्न हमको आगे को खींचे हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब सीफ में क्या होता है, हवा इस तरीके से मान लीजिए ब्लो करने लगी तो हवा का ब्लो इस तरफ नहीं हो रहा है तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन इस तरफ जाके क्या होंगे, ये बरखान के ऐसे कोने आगे तक पहुँच जाएंगे। तो इन्हीं आगे तक पहुँचे हुए कोनों को ही बोलते हैं सीफ। मीन्स जब हवा की गति में क्या होंगे, डिफरेंस देखने को मिलेंगे, एक अलग दिशा में हवा इस तरीके से ब्लो होने लगेगी तो फिर हमको एक अलग तरीके की स्थलाकृति देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं सीप। तो यह एक प्रकार का अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जो हवा की दिशा के समानांतर बनता है। जिस तरीके से हवा चलेगी उसी तरीके के यह उसके समानांतर बनने लगेगा। ठीक है, यह लंबा संकरा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। आप इसको देख सकते हैं, यह क्या है, लंबी अधिक है, चौड़े क्या हैं, कम चौड़े होते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, एक भाग दूसरे भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, बरखान के एक भाग से जुड़ा होता है और एक भाग क्या होता है, आगे को इस तरीके से खिंच जाता है। इसी को जो इसको हम हॉर्न बोल रहे हैं, इसका तो एक हॉर्न का विकास हो रहा होता है बेसिकली सीप में। नेक्स्ट है पैराबोलिक बालू का स्तूप, जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है यह अलग तरीके की वनस्पति। तो जिस क्षेत्र में वनस्पति देखने को मिलती है वहाँ पे या घास या वनस्पति वाले क्षेत्रों में पैराबोलिक बालू का स्तूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या कह रहा है, जब तेज हवाएं किसी क्षेत्र में रेत को उड़ाकर जमा करती हैं तो वहाँ वनस्पति मौजूद रहती है। ठीक है, और वहाँ वनस्पति मौजूद रहती है तो रेत का फैलाव क्या होता है, सिरों पर रुक जाता है, क्योंकि पेड़ सिरे को स्थिर कर देते हैं। रेत का मध्य भाग हवा की दिशा में आगे बढ़ता है जिससे यू आकार की एक स्थलाकृति, जैसे यह यहाँ पे घास दिख रही है, यहाँ पे घास दिख रही है, वनस्पति दिख रही है, तो यहाँ कोई हवा चल रही है तो हवा क्या हो रही है, घास से टकरा के यहीं पे सिरों पे तो यहीं पे ही कर दे रही है निक्षेपण, लेकिन जो बीच वाला भाग है बिना किसी अवरोध होने की वजह से क्या कर रहा है, उसको आगे तक ऐसे धकेल दे रहा है। तो इसमें क्या बनता है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे स्थलाकृति देखने को मिलती है। उल्टा ड्यून, बरखान के एकदम उल्टा जो स्थलाकृति देखने को मिलती है उसी को बोलते हैं पैराबोलिक स्तूप। ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पति है जिसकी वजह से यहाँ पे उतना निक्षेपण नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीच में निक्षेपण क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से उसको आगे को धकेल रहा है और इस तरीके से उल्टा, इस तरीके से यू आकार की जैसी स्थलाकृति यहाँ पे देखने को मिल रही है, बरखान के एकदम उल्टा। इसी को बोल रहे हैं पैराबोलिक स्तूप। नेक्स्ट है लोएस। लोएस क्या होता है, एक प्रकार की महीन रेतीली और पीली भूरी रंग के धूल या अवसाद की क्या होता है, मैदान होता है जो मुख्य रूप से हवा द्वारा जमा किया जाता है। तो जब किसी क्षेत्र में हवाएं प्रवाहित हो रही होती हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, यहाँ से उड़ा के लेके जाती हैं और कहीं दूर जगह जा पे क्या कर देती हैं, उसका निक्षेपण कर देती हैं मिट्टी का। तो इसमें धूल के जो कण होते हैं, जो महीन कण होते हैं, महीन कण
दूर तक फैल जाते हैं, जिससे यह क्या होता है, लोएस एक विस्तृत मैदान के रूप में फैला मिलता है। तो यह बेसिकली चाइना में जो लोएस का मैदान है, ठीक है, जहाँ से होंगहो नदी निकलती है, हाँ, जिसके मध्य से होंगहो नदी निकलती है, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, या येलो रिवर जिसको बोलते हैं। तो येलो रिवर किसकी वजह से है, यह जो लोएस का मैदान है वहाँ पे, उस लोएस के मैदान से वो जो नदी निकलती है, तो वह वहाँ से क्या करते हैं, अपने साथ अवसाद घोल के ले जाती है, और पानी का रंग क्या होने लगता है, पीला होने लगता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, येलो रिवर बोला जाता है। तो लोएस का रंग सामान्यतः पीला हल्का भूरा होता है। इसमें खनिज पदार्थ प्रमुख मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसी कारण से यह कृषि के लिए क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो चीन, मध्य एशिया, यूरोप और अमेरिका में लोएस के जो क्षेत्र हैं वह मुख्य रूप से क्या हैं, फर्टाइल लैंड हैं। तो लोएस बहुत फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे मुख्य रूप से क्या हो रही है, कृषि हो रही है। तो क्या बन कैसे रहा है कि किसी क्षेत्र में जहाँ पे अपक्षय हो रही हैं चट्टानें, तो यहाँ से हवाएं अपने साथ उड़ा के लेके जा रही हैं महीन कणों को, और दूर तक इस तरीके से फैला दे रही हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, वहाँ पे मैदानी आकृति का निर्माण हो रहा है और एक नए मैदान का निर्माण हो। तो ये थी पवन से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ, जिसमें हमने अलग अलग स्थलाकृति देखी, वातगर्त देखा, इंसेलवर्ग देखा, ज्यूजेन, यार्डंग, फिर लोएस का मैदान, बरखान, सीप, इन सब बातों को हमने समझा। तो अब हम यहाँ से अगला जो हमारा नई क्लास होगी उसमें हम लोग शिफ्ट करेंगे वायुमंडल में, और उसमें हम लोग बातें करेंगे कि वायुमंडल की संरचना क्या है, ठीक है, किस तरीके से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल की जो परतें हैं, या वायुमंडल किन चीज़ों से मिलके बना है, यह हमारा अब अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।